हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष कुमार। दोस्तों, आज मैं कक्षा 11 का एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है एल्गी या शैवाल। एल्गी या हिंदी में इसी को कहते हैं शैवाल। अब देखिए, एल्गी जो ये शब्द है ये बहुवचन है, यानी ग्रुप ऑफ दी एल्गा को एल्गी कहते हैं। शैवालों के समूह को एल्गी कहते हैं। ये सिंगुलर नंबर है, सॉरी ये प्लूरल नंबर है। ये क्या है? प्लूरल। ये नंबर है यानी बहुवचन है। एल्गी शब्द क्या है? प्लूरल नंबर। और एल्गा क्या है? ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर। ये सिंगुलर है, यानी एक पर्टिकुलर एल्गा का जब बात किया जाएगा, किसी एक सवाल की बात होगी, तब वहां पे एल्गा शब्द, और बहुत सारे सवालों की जब बात होगी तब वहां पे एल्गी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जान लें, उसके बाद हम सवालों के करेक्टर्स के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ एल्गी, सवालों का अध्ययन कहलाता है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी या इसी को फाइकोलॉजी भी कहते हैं। फाइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ये एल्गी से बना है, अलॉजी मने स्टडी। वैसे ही फाइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइकोज और लोगस। जहां फाइकोज का मतलब होता है सीविड। सीविड होता है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। या इसी को कहते हैं डिस्कोर्स। इसका मतलब होता है समुद्री घास। डिस्कोर्स का मतलब होता है अध्ययन, या स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी जल स्रोत जितने हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखरा हो, चाहे झील हो, चाहे झरना हो, चाहे कुआं हो, चाहे कोई भी जल स्रोत हो, उसमें काई के समान या खरपतवार जैसा कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगा। वही क्या है? वही शैवाल है। उसी को कहते हैं सीवीड या शैवाल कहते हैं। ठीक। अब फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है भाई? ये देख लें। फादर ऑफ एल्गोलॉजी या शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? तो फ्रिस्च एक वैज्ञानिक हैं। यही शैवाल विज्ञान के पिता हैं। और आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? मॉडर्न इंडियन फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी ये कौन है? तो MOP अयंगर साहब, ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी या भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता कौन है?
यामोपी आयंगर है, यामोपी आयंगर है। ठीक, अब ये आयंगर साहब, ये जो फ्रिस्ट है, इनके शिष्य थे। ठीक, और इन्हीं के अपने गुरु के नाम पे ही आयंगर साहब ने एक शैवाल का खोज किया था, जिसका नाम रखा फ्रिस्चिएला, फ्रिस्चिएला, फ्रिस्चिएला नाम रखा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और हैं जिनको हमें जानना चाहिए। ऐसे मोस्ट लार्जेस्ट एल्गा, मोस्ट लार्जेस्ट एल्गी कौन सा है? तो देख लो भाई, वैसे तो जो थियोफाइसी के मेंबर होते हैं, यानी भूरे शैवालों का जो परिवार है, उनमें लंबे, सबसे लंबे शैवाल पाए जाते हैं, और उन्हीं शैवालों के परिवार का एक सदस्य है मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा, मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा, जो कि एक क्या है, ब्राउन एल्गा है। क्या है भाई? तो भूरा शैवाल है, ब्राउन, ब्राउन एल्गा है। और भूरे शैवाल जो होते हैं उनको रखा गया है किस परिवार में? तो थियोफाइसी में, थियोफाइसी में, थियोफाइसी में, थियोफाइसी में रखा गया है। ठीक, थियोफाइसी, थियोफाइसी में रखा गया है। ठीक, PHYCEAE है थियोफाइसी। अच्छा, अगला पॉइंट, स्मॉलेस्ट। अब देखिए, ये ब्राउन होते क्यों हैं? तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन के कारण ये ब्राउन होते हैं, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। ठीक है। और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फ्यूकोजेंथीन, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जिसके कारण भूरे शैवाल भूरे दिखाई देते हैं। ठीक, अगला बिंदु क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट एल्गा। स्मॉलेस्ट एल्गा क्या है? तो एक शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला, क्लोरेला। ये क्लोरेला शैवाल क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ठीक, अच्छा, इस एल्गा को स्पेस में, स्पेस माने अंतरिक्ष में, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट्स या अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। किस पर्पज के लिए? तो फूड के लिए। इसका यूज वहां पे वो लोग किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में। ठीक, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, ये क्लोरेला को अंतरिक्ष में ले जाते हैं भोजन के रूप में इनका उपयोग करने के लिए। ठीक, अब चलिए
ये शैवालों के कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनके विषय में डिस्कस कर लिया जाए। तो जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी, शैवालों के सामान्य लक्षण। शैवालों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, अब उसके विषय में देख लिया जाए। तो पहला लक्षण ये है कि इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है। प्लांट बॉडी थैलाइड होता है। शैवालों का पादप शरीर या प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलाइड होता है। शैवालों का प्लांट बॉडी थैलाइड होता है। थैलाइड माने सुकाय, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, सुकाय। सुकाय का मतलब क्या होता है, सुकाय का मतलब क्या होता है ये जान ले। तो प्लांट बॉडी is not differentiated into root, stem and leaves। कहने का मतलब ये है कि थैलाइड पादप शरीर उसी पौधे के शरीर को कहेंगे, या सुकाय उसी पौधे के शरीर को कहेंगे जिसमें ये पहचान पाना संभव न हो कि इसमें कौन सी संरचना जड़ है और कौन सी संरचना तना है और कौन सी संरचना पत्ती है। यानी उस पूरे पौधे में जड़ तना पत्ती को अलग अलग हम पहचान नहीं पाएंगे, अलग अलग विभेदित कर पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे पौधे के शरीर को कहते हैं थैलाइड या सुकाय। और ऐसे पौधों के समूह को एक अलग परिवार में रखा गया है, किसमें, तो थैलोफाइटा में। किसमें रखा गया है, थैलोफाइटा में। थैलाइड माने सुकाय, फाइटान माने प्लांट, यानी ये थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का ये परिवार है। यानी वे पौधे जिनमें रूट, स्टेम, लीफ को पहचान पाना संभव नहीं है, उन सबको इकट्ठे ही थैलोफाइटा में रख दिया गया है। यानी थैलाइड का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट वेयर root, stem and leaf is not differentiated respectively। यानी थैलाइड प्रकार का पौधे का वह पादप शरीर कहलाएगा जिसमें उस पौधे को जड़ तना पत्ती में पहचाना नहीं जा सकता। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, अगला पॉइंट क्या होगा, तो अगला पॉइंट है वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल शैवालों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी ये जो शैवाल होते कैसे होते हैं, एवैस्कुलर होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं, एवैस्कुलर का मतलब होता है संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी उनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। अब संवहन ऊतक क्या है, तो देखिए संवहन ऊतक जो होता है, आप जाइलम का नाम सुने होंगे, फ्लोएम का भी नाम सुने होंगे। जाइलम जो होता है ये संवहन ऊतक का एक एलिमेंट है, संवहन ऊतक में पाया जाने वाला एक अंग है मान लीजिए, जिसका क्या काम क्या है, ये जमीन से पौधों की जड़ों की सहायता से ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स
और वाटर को अवशोषित करके कहाँ तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया भी कहा जाता है। किस क्रिया द्वारा भोजन बनता है, और बना बनाया भोजन पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेट किया जाता है, यानी पहुंचाया जाता है। ये काम किसका हो गया, फ्लोएम का। तो जाइलम का काम क्या है, जल और खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने बनाए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो ये जाइलम फ्लोएम का काम है। ये दोनों एलिमेंट, दोनों प्रकार के ये ऊतक, यानी इनको एक साथ वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। वी बी, शॉर्ट में वी और बी, ये शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा भाई, अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो अगला पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट में शैवाल सामान्यतः ये पर्णहरित युक्त होते हैं, यानी क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं। देखिए, किसी भी प्लांट में यदि क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्या क्या संभावनाएं और बन जाती हैं, वो जान लेते हैं। जब क्लोरोफिलस होगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की क्रिया होगी, यानी फोटोसिंथेटिक भी होंगे, फोटोसिंथेटिक भी होंगे, यानी प्रकाश संश्लेषी भी होंगे। ठीक है, सवाल क्या होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब क्लोरोफिलस होंगे तो फोटोसिंथेटिक होंगे ही होंगे, भोजन खुद बना पाएंगे, और जब खुद भोजन बना लेंगे तब उनको ऑटोट्रॉफ भी कहेंगे, ऑटोट्रॉफ भी कहेंगे, स्वपोषी भी कहेंगे, स्वपोषी भी कहेंगे। ठीक है, तो शैवाल जो होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं, पर्णहरित युक्त होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे तब उनको स्वपोषी भी कहेंगे। तो इकट्ठे बता दें हम कि शैवालों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। उनमें पर्णहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिलस होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एम्ब्रियो लेस होते हैं, यानी एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, शैवालों में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब भ्रूण क्या है, तो किसी भी पौधे का या किसी भी जीवधारी का अभी वो पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है, एकदम यंग स्टेज है, उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जैसे हम चना है, चना को क्या कर दें, पानी में भिगो दें, भिगोने के बाद वो चना क्या होता है, फूल जाता है। फिर चना के ऊपर का जो कवर है उसको सीड कोट कहते हैं, सीड कोट हटाएंगे तो उसमें से 2 दाल दिखेगा, जिसको कटिलीडन कहते हैं, या बीजपत्र। तो कटिलीडन को जब हम अलग अलग करेंगे, दोनों कटिलीडन के बीच में एक छोटा सा पत्तीनुमा संरचना होता है, उसी को कहते हैं भ्रूण, जो आगे चल करके जब सीड जर्मिनेट होगा या अंकुरित होगा तो वही पौधे के रूप में बीज से बाहर निकलेगा।
वही यंग प्लांट है, अभी एकदम जुवेनाइल स्टेज ऑफ द प्लांट है, वो पौधे का अति सूक्ष्म रूप ही है, या पौधे का एकदम अविकसित रूप होता है, यंग स्टेज है। ठीक है, ये एम्ब्रियो, तो ये इसी एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण शैवालों में नहीं होता है। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कैरेक्टर क्या होता है? तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। अब देखियो, कोई भी प्लांट सेल है, ये सपोज कर लें कोई प्लांट सेल है, तो इसके चारों ओर ये जो लेयर होगा, ये जो परत होगा, इसी को कहते हैं सेल वॉल। ठीक, इसी को कहते हैं सेल वॉल। तो ये इनमें जो सेल वॉल पाया जाता है, यानी शैवालों में जो सेल वॉल पाया जाता है, वो सेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। छठवां, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड या संचित भोजन, संचित भोजन, भोज्य पदार्थ कह लीजिए, बात ही हुआ। संचित भोज्य पदार्थ, इनमें क्या होता है? तो संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, स्टार्च या मंड होता है, मंड के रूप में इनमें भोजन एकत्रित रहता है। ठीक है, अच्छा, अगला बिंदु क्या हो जाएगा? छठवां, इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है, प्रजनन करने के लिए लैंगिक अंग होते हैं ना, वैसे ही शैवालों में भी लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, इनको कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, सेक्स ऑर्गन्स। ये जो होते हैं वो कभी भी स्टेराइल जैकेटेड, स्टेराइल जैकेटेड या स्टेराइल जैकेट से घिरे नहीं होते, बंध्य आवरण एक होता है। जैसे वो ब्रायोफाइट जब हम पढ़ेंगे तो सेक्स ऑर्गन जो भी होगा एक बंध्य कोशिकाओं से घिरा रहता है, उसी को स्टेराइल जैकेट कहते हैं। एक बंध्य आवरण होता है, वो इनके लैंगिक अंगों में देखने को नहीं मिलता है, वो बंध कोशिकाओं से इनके लैंगिक अंग घिरा नहीं होता है। और जो इनका सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर। एक कोशिकी हो सकता है या बहुकोशिकी। एक कोशिकी बहुकोशिकी क्या है? तो ये देख लो भाई, ये एक बहुकोशिकी है, यानी कोशिकाओं की संख्या इसमें कई हो गई, और ये क्या है? एक कोशिकी है। ठीक, अब देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन वो कई मेथड से हो सकता है, रिप्रोडक्शन कई विधियों से हो सकता है। ठीक है, पहला मेथड होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव या इसको सोमैटिक, सोमैटिक या हिंदी में कायिक, कायिक प्रजनन, प्रजनन कहते हैं, कायिक प्रजनन। अच्छा, दूसरा टाइप क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। और तीसरा क्या क्या है प्रजनन का विधि? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक विधि है।
ये लैंगिक, ये प्रजनन का एक तरीका है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में थोड़ा मोटे मोटे तौर पे हम बता दें क्या होता है। कायिक प्रजनन में क्या होता है, पौधे का शरीर ही कई भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए पौधे में फिर से विकसित हो जाता है। यही क्या है कायिक प्रजनन। काया माने होता है शरीर, यानी शरीर ही कई भाग में बट गया और प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो गया। ठीक, यानी शैवाल का अब पौधा है तो उससे अब ये नहीं कि आम का बन जाएगा, शैवाल से शैवाल का ही बनेगा। जिस जीव का पौधा होगा या जिस जीव का प्लांट बॉडी होगा, उसके विखंडन के परिणाम स्वरूप उसी जीव का प्लांट बॉडी निर्मित होगा। ठीक, ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ विशिष्ट प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में या अलैंगिक ये प्रजनन की विधि में स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिनको बीजाणु कहते हैं। स्पोर माने बीजाणु, और उन्हीं के द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे जू स्पोर्स इनको कहते हैं चल बीजाणु, एप्लानोस्पोर जू स्पोर्स, इसका उदाहरण है यूडोगोनियम एक शैवाल है, उसमें मिलता है। और ये यूलोथ्रिक्स में भी मिलता है, यूलोथ्रिक्स भी एक शैवाल है, इसमें भी मिलता है। ठीक है, चल भी जान। इसके बाद एप्लानोस्पोर फिर से हाइप्नोस्पोर्स, एकाइनीट भी बनता है, ठीक। अभी ये जो दोनों चीजें हैं, एक सवाल है वॉचेरिया, उसमें देखने को मिलता है। फिर से और भी कुछ विशेष प्रकार की चीजें बनती हैं, जैसे पल्मेला स्टेज, ये क्लेमाइडोमोनास में बनता है। क्लेमाइडोमोनास में, ठीक। फिर से कार्पोस्पोर बनता है, ये भी लिख लीजिए। कार्पोस्पोर्स बनते हैं पॉलीसाइफोनिया में, ये भी एक सवाल है, रेड एल्गा है। क्लेमाइडोमोनास ये आप जानते हैं, ग्रीन एल्गा है, ये रेड एल्गा है। ठीक है, अब क्लेमाइडोमोनास जो प्लांट होता है, मतलब शैवाल जो होता है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल, उसकी कई स्पीसीज होती हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह का होता है, जैसे आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगैमस, जिसमें से सबसे एडवांस टाइप का होता है ऊगैमस। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास का जो अलग अलग वेराइटी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास डिबारियानम में आइसोगैमस टाइप का होता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनिसोगैमस होता है, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में ऊगैमस टाइप का होता है। तो ये भी देख लीजिए, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा सवाल है जिसमें तीनों प्रकार का, यानी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस प्रकार का सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इतने भागों में बटा होता है। अब ये तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। तो इसकी अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास डिबरियानम, डिबरियानम, डिबरियाना, इसमें पाया जाता है आइसोगैमस। इसमें पाया जाता है किस तरह का? आइसोगैमस। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, अब बार बार ये नहीं लिखेंगे, बस सी लिख देंगे, समझ जाइएगा, सी ब्राउनी। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनिसोगैमस, एनिसोगैमस और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, कॉक्सीफेरा में ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये क्लेमाइडोमोनास ही है जिसकी अलग अलग स्पीसीज में ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसको, उसके तीनों टाइप यानी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस सभी एक साथ पाया जाता है। ठीक है, आप चलिए कुछ और सवालों के विषय में कुछ जानकारियां हैं वो भी जान लें। जैसे फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो केवल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म्स, फ्रेश वाटर फॉर्म्स माने ऐसे सवाल जो ताजे जल के स्रोत में पाए जाते हैं। अब ताजा जल क्या है? तो ताजा जल उस जल स्रोत को कहेंगे जिसमें नमक नहीं होगा, यानी अपने वहाँ के जो लोकल वाटर बॉडी है, अपने वहाँ के जो तालाब है, झील है, झरने हैं, पोखरा है, यानी अपने वहाँ के जो भी जल के स्रोत हैं वो सब के सब कैसे हैं? ये अलवणीय जल कहलाते हैं, और लवणीय जल कहलाते हैं। इनमें नमक नहीं होता है, तो इसलिए इसको फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। फ्रेश वाटर का ये मतलब नहीं है कि खूब चमचमाता हुआ पानी है, बस इतना ही मतलब है कि उसमें नमक नहीं होता है। यानी समुद्र का जो पानी होगा उसको मैराइन वाटर, और समुद्र का पानी जो नहीं होगा, अन्य जल स्रोतों का जो पानी होगा, उन सब को कहते हैं अलवणीय जल। समुद्र के पानी को लवणीय जल, क्योंकि उसमें नमक होता है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स कुछ हैं, अलवणीय जल में पाए जाने वाले कुछ सवाल हैं, उनको देख लिया जाए। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स है, क्ले माइडोमोनास है, कारा है, इडोगोनिया है, इडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, हाइड्रोडिक्टियन, 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 इसको वाटर नेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाटर नेट। इसको सिल्क ऑफ द पॉन्ड कहते हैं, सिल्क ऑफ द पॉन्ड, तालाब का रेशम भी कहा जाता है। ये सब हो गए, क्लेडोफोरा भी हो गया, और बहुत सारे हैं,
उतना याद करने की जरूरत नहीं है ना। क्लेडोफोरा, ये क्लेडोफोरा हो गया। बैट्रैको, स्पर्मम, ये एक रेड एल्गा है। वैसे तो भूरे शैवाल और लाल शैवाल सभी समुद्री होते हैं, लेकिन यही एक रेड एल्गा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके बाद मैराइन फॉर्म, मैराइन फॉर्म्स या लवणीय, लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल। लवणीय जल में हम इसके पहले भी बता चुके हैं, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, फियोफाइसी। इसमें रखे गए हैं रेड एल्गा, इसमें रखे गए हैं लाल शैवाल, लाल शैवाल रखे गए हैं, और इसमें रखे गए हैं भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गा। ये भूरे शैवाल हैं। ये मुख्य रूप से ये जो शैवालों का परिवार है, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, माने मैक्सिमम, एक आध हो सकता है अपवाद, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं या सभी, लगभग सभी, वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा, इनका उदाहरण देख लिया जाए। कोडियम कलरपा है, लेमिनेरिया है, सरगासम है, अल्वा है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, पॉलीसाइफोनिया है, सरगासम है, कोडियम है, कलरपा है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण, कोडियम कलरपा, कोडियम कलरपा, कलरपा इंटेरोमॉर्फ, इंटेरोमॉर्फा, अल्वा, लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस, फ्यूकस, सरगासम, एटसेट्रा। ये सब भूरे शैवालों के उदाहरण हो गए। अब कुछ शैवाल होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, तो जमीन पे जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, 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 TERRESTRIAL, ये टेरेस्ट्रियल एल्गा है, जमीन पे पाए जाने वाले शैवाल या भूमि पे पाए जाने वाले शैवाल। ठीक। इसमें हेट्रोहॉर्मोगोनियम होते हैं। अच्छा, कुछ शैवाल होते हैं वो गर्म, हेट्रोहॉर्मोगोनियम, थर्मल एल्गा है हेट्रोहॉर्मोगोनियम। ये कीटोमियम, ये जो होता है कीटोमियम, ठीक है, कोलियोकीट होता है, कोलियोकीट, सॉरी कोलियोकीट, कोलियोकीट जो होता है ये टेरेस्ट्रियल है, यह जमीन पे पाया जाने वाला शैवाल है। कुछ होते हॉट स्प्रिंग में या गर्म पानी के स्रोत में भी पाए जाते हैं, जैसे हेट्रोहॉर्मोगोनियम, साइनेकोकोकस। ठीक, इनको कहते हैं थर्मल एल्गा, थर्मल एल्गा। तो हेट्रोहॉर्मोगोनियम, हेट्रोहॉर्मोगोनियम, हेट्रोहॉर्मोगोनियम और साइनेकोकोकस, साइनेकोकोकस।
साइनेकोकोकस, ये थर्मल एल्गा हो गया। इसके बाद कुछ एल्गा होते हैं जो बर्फ पे उगते हैं, उनको कहते हैं क्रिप्टोफाइटिक एल्गा। क्रिप्टोफाइटिक एल्गा, ठीक है। क्रिप्टोफाइटिक एल्गा, ठीक है। क्रिप्टोफाइटिक एल्गा ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होता है, रोडोमिनिया है, क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस है। तो कुछ एल्गा होते हैं जो रेड कलर स्नो को देते हैं, जब वो ये बर्फ पे उगते हैं तो उनके कारण बर्फ का रंग लाल हो जाता है, तो उसमें है। तो रेड स्नो, स्नो यानी बर्फ का वो रेड कलर देते हैं, रेड स्नो बना देते हैं। वो बर्फ को कैसा बना देते हैं? रेड कलर का। और उस शैवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये रेड कलर देता है। इसके बाद कुछ होते हैं ब्लैक कलर देते, जैसे ब्लैक कलर देख लिया जाए, ब्लैक कलर तो रैफिडोनीमा, रैफिडोनीमा, रैफिडोनीमा। रैफिडोनीमा। कुछ ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन कलर तो क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, इसको कहते क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है, ये एपिफाइटिक एक एल्गा होता है। एपिफाइटिक एल्गा होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पैरासिटिक एल्गा। पैरासिटिक एल्गा, ये शैवाल रोग पैदा करता है, पैरासिटिक एल्गा। और ये हो गया सरको, ये सिफेलुरास वेरिसेंस, सिफेल्यूरॉस वेरिसेंस, ये टी में और कॉफी में, टी और कॉफी में ये रोग पैदा करता है, रेड रॉट रोग पैदा करता है, रेड रॉट ऑफ टी, रेड रॉट ऑफ टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी में रोग पैदा करता है। नाम क्या है? सिफेलुरास वेरिसेंस, ठीक है। अच्छा, कुछ सिम्बियोटिक एल्गा होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक एल्गा होते हैं, ठीक है। जैसे नॉस्टॉक कैनाबिना, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है। पाए जाते हैं किसमें? लाइकेन में। लाइकेन एक विशेष प्रकार का पौधा है जो बनता किससे? शैवाल और फफूंद के मिलने से बनता है। तो उनमें नॉस्टॉक और एनाबीना ये शैवाल पाए जाते हैं और किस रूप में जीवन यापन करते हैं? सिम्बियोटिक, सहजीवी के रूप में। सहजीवी एक प्रकार का संबंध है जिसमें जो दो जीवधारी आपस में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे इसका उदाहरण बहुत बढ़िया है, दलदली पौधे जितने होते हैं उनके जड़ों की गांठों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम, और वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है गैस के रूप में पाया जाता है, उसको नाइट्रेट के रूप में यानी नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल देता है।
ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि गैस के रूप में जो नाइट्रोजन है वो पौधे के किसी काम का नहीं, लेकिन वही जब उसके यौगिक के रूप में बदल जाएगा तो वो पौधे के लिए खाद का काम करता है। और ये काम कर देता है कौन? तो वो बैक्टीरिया राइजोबियम जो उन पौधों के जड़ों के गांठों में मिलता है। तो पौधे को खाद के रूप में भोजन मिल जाता है, खाद मिल गया जिससे बढ़िया से फलता फूलता है, और उसके बदले में पौधा बैक्टीरिया को रहने के लिए स्थान और भोजन देता है। इस तरह से इस संबंध में दोनों प्रकार के जीवधारी को लाभ होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। तो इस तरह के एसोसिएशन या इस तरह के संबंध को हम कहते हैं सिम्बियोटिक या सहजीवन। अब कुछ सवाल होते हैं प्रोटीनेसियस होते हैं, प्रोटीनेसियस सवाल भी होते हैं, जैसे सबसे प्रोटीन रिच होता है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना है। क्लोरेला, ठीक है, और भी है, इतना ही जानिए। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको लाभ हो सके, और विशेष रूप से उन बच्चों को विशेष लाभ हो जिनको किसी भी प्रकार का कोचिंग उपलब्ध नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आगे भी मुझे एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।